हेलो। हाँ जी, आपका अगली वीडियो के अंदर स्वागत है बहुत बहुत। हम मेंसुरेशन 2D जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने पास जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसके अंदर दो फिगर और बची हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। काइट जो है उसकी मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। दैट विल बी एनफ अपने एग्जाम के लिए। तो स्क्वायर और ट्रेपेजियम इनको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। थ्योरी पहले हो चुकी है, स्टार्ट करें। तो बढ़िया से मूड के साथ अच्छा सा माहौल बना के पेन नोटबुक लेकर, चश्मा में साफ करना भूल गया हूँ, कोई नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा है। तो बढ़िया सा माहौल बनाकर डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। जैसे फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, काफ़ी सारा काम करके उसके बाद मतलब बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, है। फिर भी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, इस फिर हमारा सिलेबस पूरा नहीं होएगा। तो कई बार आपको वो काम करते हैं जिनको करने का हो सकता है उतना दिल ना कर रहा हो कि यार अगर छोड़ दूँ तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करूँ, बट नहीं, जब आप कुछ भी चीज़ अचीव करोगे तो कई बार आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो काम करने का दिल नहीं कर रहा होगा, हो सकता है वो करना पड़े, और वो काम ज़रूरी है। तो इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है, ये नहीं है कि दुखी होना है, वो ज़रूरी है, हमें पता है, तो लेट्स डू इट और खुश होकर उसे करें, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? तो स्टार्ट करें। तो जब आप पढ़ोगे, आप ज़िंदगी के अंदर अपनी के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो, हैं, फिलहाल आपके पास जॉब नहीं है, एक बढ़िया सी जॉब चाहते हो, जॉब है तो उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जो आप नॉर्मली नहीं कर रहे, जो आप कंफर्ट जोन में रहकर नहीं कर सकते। कुछ बदलाव के लिए कुछ तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो वो कॉस्ट है अपनी पढ़ाई, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये लो मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको मैं स्क्वायर की, ट्रेपेजियम की, इन सब की थ्योरी बता चुका हूँ। तो कुछ क्वेश्चन ये HW हैं, आपको HW में मिलेंगे, आप खुद एक बार इनको कर लो। देन नेक्स्ट एक और HW, ठीक है जी। अब हम करना स्टार्ट करते हैं। तो दो क्वेश्चन उम्मीद है आपने HW में किए होंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। एक क्वाड्रेंट है सर्कल का, सर्कल का चौथा हिस्सा है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है भाई, स्क्वायर है। तो इसने क्या बताया, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, अगर सर्कल का रेडियस आर है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर सर्कल का रेडियस आर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर होएगा, सर्कल का रेडियस है, और यही चीज स्क्वायर का डायगोनल है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है हाफ इंटू डी स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू आर स्क्वायर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आंसर इज आर स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन है। क्लियर, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट ये बताओ भाई, ABCD is a square, E is a point on AB, okay, such that BE is equal to 17। BE जो है वो 17 है, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो BE जो है वो 17 है, ओके जी। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE का जो एरिया है दैट इज 84। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है। तो स्क्वायर की साइड में कुछ मानूंगा, तो स्क्वायर की ये जो साइड है ये मैंने मान ली है जी A, तो स्क्वायर की सारी साइड A हो गई। अब अगर ये 17 है और ये पूरा क्या है, सारी साइड बराबर होती हैं, ये पूरा हो जाएगा A, तो ये हो जाएगा A माइनस 17। आप बोलोगे जी हाँ सर, और यहाँ पर राइट एंगल है स्क्वायर के अंदर, जी हाँ। इसका एरिया उसने 84 बता रखा है, तो इसका एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 84। अगर मैं इस 2 को उधर ऊपर भेजूंगा तो उससे गुणा होएगा, तो दिस विल बी 168। तो 168 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका 17 डिफरेंस हो। यहाँ पर ये 2 नंबर हैं, देखो A और A माइनस 17, या तो पहाड़ों से कर लो, 24 7 168, 24 और 7 है, या फिर इसको आप ब्रेक करके कर पाओगे, ठीक है मेरे भाई। तो डायरेक्टली अब एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 21 8 है, 24 7 है, और एक बार पहले भी 24 और 7 यूज़ किया था ना। तो देखो पहाड़े बार बार यूज होंगे, 25 तक के पहाड़े बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए।
आपने उनको रोज लिखना है, दैट्स इट। तो आप कौन से पहाड़ों को लिखेंगे? 12 के बाद से लिखना स्टार्ट कर दो। मेरे ख्याल 11 तक तो आपको बाई हार्ट याद होंगे, उसके बाद अगर 12 से लेकर आप 25 तक लिखो, फेंक दो, लिखो, फेंक दो। ठीक है, क्लियर है जी। तो 24 और 7, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू हो गई 24। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो भैया अगर इसकी साइड 24 है तो 24 का स्क्वायर 576, दैट्स इट, ऑप्शन डी। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट ये बताओ, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने रेक्टेंगल के अंदर किया था, तो ये आप इजीली कर पाओगे। उसी का भाई ले आया हूं मैं दूसरा। ठीक है, जस्ट उसी जैसा क्वेश्चन। स्क्वायर गार्डन हैज 2 रोड्स पासिंग थ्रू इट्स मिडल, बोथ पैरेलल टू इट्स साइड्स। दोनों रोड इसकी साइड्स के पैरेलल हैं, इसके बीच से पास हो रहे हैं। ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 मीटर। स्क्वायर की हर एक साइड 40 मीटर है इन लेंथ, एंड द विड्थ ऑफ द रोड इज 10 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड्स। जो रेक्टेंगल के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसमें हमने निकालना था कि बीच में जो गार्डन है, गार्डन का एरिया निकालना था। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं जो रोड्स हैं उनका एरिया हमने निकालना है। ठीक है, जो ये रोड्स हैं इनका एरिया, तो इनका एरिया कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से निकालेंगे, इन रोड्स को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे इनको शिफ्ट कर दिया। अब आपको ये पता है कि ये पूरा कितना था? ये पूरा 40 था, उसमें से ये 10, हालांकि ये फील नहीं हो रहा है 10 और ये 30, मान लो कोई नहीं। ठीक, ये 30 है, ऐसे ही ये भी 30 है। तो और ये पूरी साइड कितनी है? पूरी साइड ये 40 है। तो पूरे स्क्वायर का एरिया क्या है? पूरे स्क्वायर का एरिया है 40 इंटू 40। ठीक है, और इस रीजन का एरिया क्या है? इस रीजन का एरिया है 30 इंटू 30। तो अगर आपको इस रीजन का एरिया निकालना पड़े, मतलब रोड के अलावा पार्क का एरिया निकालना पड़े गार्डन का, तो सीधा 30 इंटू 30 हो जाएगा। लेकिन रोड्स का एरिया निकालना है तो 40 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 30। ठीक है, 1600 माइनस 900 दैट इज इक्वल टू 700। अब रोड्स का एरिया 700 है। अब वो बोल रहा है कि ₹25 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के 25 रुपये लगते हैं ग्रेवल करने के, यानी कि रोड़ी वगैरह उसने लगानी है। तो ठीक है भाई, इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग जाएंगे? 1750। क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 25 7 175, 17,500, सॉरी, ऑप्शन है 17,500। ठीक है, नेक्स्ट। If the ratio of areas of two squares is this, then the ratio of their perimeter is। मैंने आपको क्या बताया था कि दुनिया के सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं। दुनिया के सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, दुनिया की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, दुनिया के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। कोई भी रेगुलर अगर पॉलीगन है ना, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स बराबर हों, सारे एंगल बराबर हों। इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर है, स्क्वायर रेगुलर है, सारी साइड बराबर हैं, सारे एंगल बराबर है। जी हाँ, अगर रेगुलर पेंटागन हो, पेंटागन 5 साइड वाला, तो दुनिया के सारे रेगुलर पेंटागन सिमिलर हैं, रेगुलर हेक्सागन सारे सिमिलर हैं। ठीक है, जो सम और पॉलीगन बहुभुज, जितने भी सम बहुभुज हैं, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं, वो सारे सिमिलर को समरूप हैं वो सारे। ठीक है, तो अगर इनकी 1D एक डायमेंशन में जो चीज़ें हैं, लेंथ है, पेरीमीटर है, कुछ भी हो, इन दोनों के अंदर अगर हम सर्कल मार दें, उनके रेडियस हो, उनके सरकमफ्रेंस हो, उनका रेशियो अगर A:B है, तो जो भी 2D में चीज़ें हैं, जो भी कोरस्पॉन्डिंग चीज़ें हैं, उनका रेशियो A²:B² आएगा। तो यही बात ये है, दो स्क्वायर्स के एरियाज का रेशियो ये है। अगर एरियाज का ये रेशियो है, एरिया यानी कि 2D में है, तो एरिया का रेशियो है ये, तो उनकी साइड्स का क्या रेशियो होगा, उनके पेरीमीटर का क्या रेशियो होगा, उनके डायगोनल क्या क्या रेशियो होगा, वो सब सेम होएगा। एरिया 2 डायमेंशन में है, तो इसका रेशियो है 225:256। तो अब 1 डायमेंशन में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसकी साइड हो गई, चाहे उसका पेरीमीटर हो गया, चाहे उसका डायगोनल हो गया, चाहे उसके अंदर सर्कल बना के उसका रेडियस हो गया, इसके बाहर सर्कल दोनों के बाहर बना दिया, उनका रेडियस हो गया, कुछ भी कर दो। यहाँ से एक लाइन खींच दो जो 2:1 रेशियो में बांट रही है, यहाँ से एक लाइन खींच दो जो 2:1 रेशियो में बांट रही है, इस लाइन की लंबाई का भी वही। तो जितने भी 1 डायमेंशन में कोरस्पॉन्डिंग चीज़ें जो हमने यहाँ पर सेम की हैं, उनका रेशियो क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट हम कर देंगे 15:16। ठीक, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो भी बार बार पूछता है तो मैं भी बार बार बताता हूँ। ठीक, एग्जामिनर की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलता हूँ मैं। वो किसी चीज़ को कम बार पूछता है तो उसको
मैं भी मतलब सिलेबस में उसको कम जगह देते हैं लेकिन जगह ज़रूर देते हैं। ठीक है, क्लियर है जी। नेक्स्ट ये देखो, और यहाँ पर आप एक और चीज़, इसको एक और नज़रिए से देख सकते हैं। अगर इस स्क्वायर के कंपैरिजन में इस स्क्वायर की वन डायमेंशनल चीज़ें जो हैं, मतलब कि जो लंबाइयाँ हैं, वो अगर के गुना हैं, तो जो टू डायमेंशनल चीज़ें हैं वो के स्क्वायर गुना होंगी। अगर इस स्क्वायर का एरिया इस स्क्वायर के कंपैरिजन में 4 गुना है, तो इसका मतलब इसकी साइड 2 गुना होगी, इसका डायगोनल इसके कंपैरिजन में 2 गुना होगा, पेरीमीटर 2 गुना होगा, वन डायमेंशनल चीज़ें 2 गुना होंगी। ठीक है, ये देखो, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4√2, एक स्क्वायर का डायगोनल 4√2 है। द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल, तो दो स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर की बात हो रही है, तो उनके एरिया का क्या रेशियो है? एरिया का रेशियो है 1:2। तो ये तो 2D, टू डायमेंशनल में है चीज, तो जो वन डायमेंशन में जो चीजें हैं उनका रेशियो क्या होगा? स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1:√2। तो इसका डायगोनल 4√2 है, उसका अगर एरिया 2 गुना है तो डायगोनल आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो, अगर उसका एरिया 2 गुना है एरिया, तो जो डायगोनल है वो √2 गुना होएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर दिया, वन डायमेंशन की जो चीजें हैं, तो 4√2 इंटू √2 सीधा 8, हमें कुछ करना ही नहीं है। ये नहीं है कि आप इसका एरिया निकाल रहे हो इस स्क्वायर का, इसका एरिया निकाल के फिर दूसरे स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हो, फिर उसका डायगोनल निकाल रहे हो, नहीं। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट ये बताओ, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज a प्लस बी, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 8 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। एक स्क्वायर ए है, इसके कंपैरिजन में एक दूसरा स्क्वायर है, इसको हम मान लेते हैं सेकंड स्क्वायर, इसका एरिया, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 8 टाइम्स, इसका जो एरिया है वो 8 गुना है। अगर दूसरे स्क्वायर का एरिया 8 गुना है, तो उसका डायगोनल इसके डायगोनल के कंपैरिजन में, उसकी साइड इसकी साइड के कंपैरिजन में √8, 2√2 टाइम्स होंगे। अगर इसका डायगोनल a प्लस बी है, तो उसका डायगोनल a प्लस बी का 2√2 टाइम्स, तो 2√2 a प्लस बी होगा। ठीक, क्लियर है। ये क्वेश्चन करो, ये देखता हूँ करोगे कि नहीं। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर a इज a प्लस बी यूनिट, एक स्क्वायर है अपने पास a, इसका जो डायगोनल है ये स्क्वायर a है, इसका जो डायगोनल है दैट इज a प्लस बी। What is the area of the square drawn on the diagonal of square b? एक और स्क्वायर b है, ठीक है, इसके डायगोनल पर ड्रॉ किए गए स्क्वायर का एरिया क्या होएगा? ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, उस स्क्वायर का एरिया क्या होएगा जिसको स्क्वायर बी के डायगोनल पर बनाया गया है, उस एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ए। ये जो स्क्वायर बी है इसका एरिया ए से डबल है। अब मैं हिंदी में बोलता हूँ इस सारी चीज को, कि एक स्क्वायर बी है, उसके विकर्ण पर बनाया गया है एक दूसरा स्क्वायर, तो उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा अगर स्क्वायर बी का एरिया ए से डबल है? तो देखो, ए के कंपैरिजन में बी का एरिया डबल है। एरिया कितने गुना है? एरिया जो है टू डायमेंशनल चीज है वो 2 गुना है। अगर टू डायमेंशनल चीज 2 गुना है, तो वन डायमेंशनल चीज, ये सारी मन में करने की चीजें होती हैं, √2 टाइम्स होएगा। तो इसका डायगोनल a प्लस बी है, तो इसका डायगोनल क्या होएगा? इसका डायगोनल होएगा a प्लस बी इंटू √2। आप बोलोगे जी हाँ सर, और जो स्क्वायर है वो इसके डायगोनल पर बनाया गया है। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो उस डायगोनल के लिए तो ये उस स्क्वायर के लिए तो ये साइड हो गई, उस स्क्वायर के लिए तो ये साइड हो गई, तो उसका एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। तो समझ पा रहे हो इसके ऊपर मैं क्यों जोर दे रहा हूं। और इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? बहुत ही शांति से करेंगे। मैं ये नहीं है कि जल्दबाजी में कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन करो, मेरा दिल कर रहा है चश्मा साफ करने का, तो मैं साफ करता हूँ बिना वीडियो को पॉज किए। आप ये करो, बिना पॉज किए करो। अरे भाई, दिल तो कर रहा है बट यहाँ पर कपड़ा ही नहीं है कोई, क्या करें? चलो, क्या कर सकते हैं।
In the adjoining figure, PQRS is a square of maximum possible area which is circumscribed by a semicircle. ठीक है, एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर हमने एक स्क्वायर रख दिया, बड़े से बड़ा स्क्वायर रख दिया। तो यहाँ पर एक तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि सेमी सर्कल जो है वो एक सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्रिकल, अब सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? सिमेट्रिकल होती है एक तरफ से, कई बार चारों तरफ से होती है चीज सिमेट्रिकल, कई बार एक तरफ से होती है। कैसे? एग्जांपल देता हूं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तीन तरफ से सिमेट्रिकल है। यहां पर लाइन खींच दूं, इसके ऊपर और नीचे सेम, यहां से लाइन खींच दूं, इसके लेफ्ट और राइट में सेम, यहां पर लाइन खींच दूं, इसके ऊपर और नीचे सेम। लेकिन जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही है, यहां पर लाइन खींची, इसके लेफ्ट और राइट में सब कुछ सेम। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो मैं 4 लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकता हूं। ठीक, इसी तरीके से ये नॉलेज, ये सेंस आपको होनी चाहिए कि ये सेमी सर्कल है, तो अगर मैं यहां पर लाइन खींचूंगा तो इससे उधर भी सेम, इससे उधर भी सेम। और अगर आप इसके अंदर एक वो बना रहे हो स्क्वायर, स्क्वायर भी एक सिमेट्रिकल फिगर है ना, तो इस लाइन के उधर वाली चीजें भी सेम होंगी, इधर वाली चीजें भी सेम होंगी। ये नहीं है कि हम इनको प्रूव नहीं कर सकते, बट इतना कॉमन सेंस तो हम में है ना। क्या हम ये छोटी छोटी चीजें प्रूव करेंगे एग्जाम में कि डायमीटर के ऊपर भी सेम, नीचे सेम? नहीं, इतनी सेंस हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इतनी सेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि ये जो सेंटर है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, इससे उधर और इससे इधर जो भी चीजें हैं वो सारी सेम है। सी से लेकर आर तक जो डिस्टेंस है और सी से लेकर एस तक जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर की साइड का हाफ है, स्क्वायर की साइड का हाफ है। क्लियर है जी? पूरी साइड है एस आर, तो आधी उधर रह गई, आधी इधर रह गई। ओके, तो अगर मैंने स्क्वायर की साइड एस मान ली तो क्यू से लेकर आर तक ये हो गया एस, और सी से लेकर आर तक ये हो गया एस बाई 2, और सी से लेकर क्यू तक क्या हो जाएगा? सी से लेकर क्यू तक हो जाएगा रेडियस। रेडियस इसने बता रखा कुछ, square of maximum possible area which is circumscribed by the semicircle, points r and s lie on diameter। ठीक है, what is the area of square if the radius of the circle is r? अगर सर्कल का रेडियस r है तो हमने क्या बताना? हमने बताना है एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होएगा? साइड का स्क्वायर। तो ठीक है, एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल है, हाँ जी सर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस लगा दो, शर्मा क्यों रहे हो? ठीक है, देखो तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर plus s square by 4, so this is equal to 5 by 4 s square। तो it implies that मैं s square को यहीं पर रख रहा हूँ, 4 by 5 को इधर भेज रहा हूँ। s square is equal to 4 by 5 s r square, और s square ही निकालना था, साइड का स्क्वायर ही निकालना था एरिया, तो 4 by 5 r square, ऑप्शन बी। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट, ये पूछा गया क्वेश्चन है बट मैं यहाँ पर साल नहीं लिख पाया, ये शायद सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वार्टर सर्कल इन सच ए मैनर दैट, उसके बाद ये एक बार और आया है सीपीओ के बाद, ये मैं ऑफलाइन, ये मैं पेपर देख रहा था, उस टाइम ऑफलाइन पेपर होते थे तो कागज के ऊपर ये मैंने दिया था। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वार्टर सर्कल, और ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक क्वेश्चन है जो छूट गया था। सीपीओ में 50 क्वेश्चन आते हैं, जब मैं पेपर देता था ये एक क्वेश्चन छूट गया था मेरा। ठीक है, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वार्टर सर्कल, एक सर्कल का चौथा हिस्सा है, इसके अंदर एक स्क्वायर डाला हुआ है। इन सच ए मैनर द टू ऑफ इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस लाई ऑन टू रेडियाई, जो इसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो रेडियाई के ऊपर लाई करते हैं। एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो कुल मिलाकर मैं वो एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है? एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है अगर ये ऐसे हो जाता, एक तो वो स्क्वायर को रख नहीं पाता है ऐसे, है ना, अगर ये बराबर नहीं होते ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, एक तो वो स्क्वायर को रख नहीं पाता, रेक्टेंगल भी नहीं रख पाता इसके अंदर, तो वो ठीक है। तो कुल मिलाकर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है तो सिमेट्री बनेगी। यहाँ से अगर मैं बीच में लाइन मारूंगा तो उसके ऊपर भी सेम, उसके नीचे भी सेम, उसको मैं यूज
करूं या ना करूं उस सिमेट्री को, ये नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन में उसको यूज़ करूंगा, आपको बता रहा हूं कि अब तक कहाँ पर इस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ जाए एग्जाम में। ठीक है जी, देखो, इफ द स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ लेंथ x देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, स्क्वायर की साइड की लंबाई है x, तो रेडियस बताओ। ठीक है जी, अभी बता देंगे। देखो, तो अब ये 90 डिग्री का है, ओके, ये दोनों बराबर हैं, हाँ जी, तो ये कितने का है, ये 45 का होएगा, ये 45 का होएगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ओके जी, ये भी 45 है, ये 90 है। ठीक है, आगे हमने निकालना क्या है, स्क्वायर की साइड दे दी, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का रेडियस, तो सर्कल का रेडियस निकालना है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, कोई राइट एंगल, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मेरे बताने से पहले आपने सॉल्व करना है, ये हिंट के बाद, इससे पहले भी ट्राई कर लिया होगा, ये जूम कर रहा हूँ। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होती है जिसके अंदर स्क्वायर की साइड भी आ जाए, जो दे रखा है वो भी आ जाए, और जो निकालना है वो भी आ जाए। ऐसी कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लें कंस्ट्रक्ट करके और पाइथागोरस लगा दें। तो देखो ऐसा क्या कर सकते हैं, देखो ये x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ठीक है, तो रेडियस को मैं कैसे इन्वॉल्व करूं, रेडियस को मैं इन्वॉल्व कर सकता हूं यहां से लेकर यहां तक, लेकिन यहां से लेकर यहां तक रेडियस को इन्वॉल्व कर लूंगा, फिर x को कैसे इन्वॉल्व करूंगा, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो रेडियस को एक और तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं, या तो मैं यहां से इसको जोड़ दूं या यहां से इसको जोड़ दूं। स्ट्राइक कर रहा है, मैं आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो यहां से मैं इसको जोड़ दूंगा और इसको जोड़ दूंगा। देखो, अब ये स्क्वायर का डायगोनल है, अगर ये डायगोनल है तो यहाँ पर भी 45 होएगा, यहाँ पर भी 45 होएगा, तो कुल मिलाकर 45 45 ये 90 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगल PQR ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, अब आप देखो ट्रायंगल PQZ के अंदर, देखो PQZ 90 के सामने अगर x है तो यहाँ 45 के सामने क्या होगा, ये हो जाएगा x/√2। ठीक है, क्योंकि PQR के अंदर सारी साइड तो चाहिए पाइथागोरस लगाने के लिए। अब Q से लेकर R क्या होएगा, Q से लेकर R जो है ये स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर की साइड x है तो डायगोनल होएगा √2x। आप बोलोगे जी हाँ सर। अब ये क्या है, ये है इसका रेडियस। ठीक है, रेडियस, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि x²/2। कितने x स्क्वायर हो गए, 2 यहाँ पर और 1/2 यहाँ पर, यानी कि 5/2x²। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा √5/√2x, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, बढ़िया था क्वेश्चन, ये बताओ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कैट 2018 में पूछा गया है। तो कैट का नाम सुन कैसे नहीं डरना कि हाँ क्वेश्चन ये ऐसा है कि हाँ बोल सकते हैं क्वेश्चन में दम है, पहली बार करोगे तो ना भी होए आपसे। चलो बताऊं फिर, पॉइंट्स EFGH लाई ऑन, तो यहाँ पर मैं आपको पहले बेसिक, चलो यहीं पर बता देते हैं, लाई ऑन द साइड्स, अपने पास एक स्क्वायर है ABCD, पॉइंट EFGH इन भुजाओं के ऊपर है, इन साइड्स के ऊपर है, और EFGH भी एक स्क्वायर है, ये मैं आपको पहले बता ही देता हूं क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, ताकि हम इसको अच्छे से सोल्व कर पाए। यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको देता हूँ। देखो, अगर हम कोई भी स्क्वायर बनाते हैं और उसके अंदर एक स्क्वायर को फंसाते हैं ऐसे, बाहर अपने पास एक स्क्वायर था ABCD और इसके अंदर EFGH एक स्क्वायर हमने बनाया है। तो पहली बार के लिए आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद आपको वो चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 है, आप बोलोगे जी हाँ, तो ये सारे 90 हैं स्क्वायर के एंगल, आप बोलोगे जी हाँ सर 90 हैं, और इस स्क्वायर के सारे वाले एंगल 90 हैं बिकॉज स्क्वायर है। ओके, सारी साइड बराबर है इसकी, हाँ जी सर ओके। तो अगर मैं इस एंगल को A बोल दूं और इस एंगल को मैं बोल दूं A डैश,
ये ए है तो ये 90 माइनस ए होएगा बिकॉज ये 90 है, ठीक है। ये ए है, ये 90 है, बिकॉज तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये ए डैश हो गया, तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ए डैश हो जाएगा, ए 90 ए डैश, फिर ये ए हो जाएगा, फिर ये ए डैश हो जाएगा, देखो पूरी साइकिल बन गई, फिर ये ए हो जाएगा। तो ये जो 1 2 3 4 ये जो बनी है 4 ट्रायंगल्स, ये सारी सिमिलर हैं क्या? सिमिलर तो हैं, इनके सारे एंगल सेम है, देखो ए डैश 90, ए डैश 90, ठीक है, सारी सिमिलर हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली इनकी साइड सेम है क्या? साइड भी सेम है इनकी, 90 डिग्री के सामने वाली क्यों है? बिकॉज ये एक स्क्वायर की साइड से, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, तो 4 ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी कि एक जैसा रूप है उनका, है। और एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल भी है, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ये चारों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है सर। अब एक और बात को ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं 90 से लेकर ए यहां तक अगर मैं x मान लूं, 90 से लेकर a को x और 90 से लेकर a डैश को y, तो 90 से a x, 90 से a डैश, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है, यहां पर 90 से a डैश y है तो यहां पर भी 90 से a डैश y होएगा। 90 से a x, 90 से a डैश y, 90 से a x, 90 से a डैश y, 90 से a x, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। मैं आपको एक सिमेट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? और इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है और आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, टेंशन मतलब कभी नहीं भूलेंगे कि जब भी एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर अगर हम फंसा देते हैं, चाहे हम उसको कितना भी टेढ़ा कर दें, ऐसे जैसे मैंने इसको अब की बार थोड़ा सा और ऐसे टेढ़ा कर दिया, तो क्या है, बाहर वाले स्क्वायर की जो भुजाएं हैं वो 2 हिस्सों में टूट रही हैं, ऐसे, है ना। ये मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, इसको मैं ऐसे और भी टिल्ट कर सकता हूं। तो ये जिन 2 हिस्सों में टूट रही है ना, ये और ये 2 पार्ट में टूट रही है, उन्हीं 2 हिस्सों में ये टूटेगी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये इसके छोटे वाले हिस्से आपस में बराबर होंगे और बड़े वाले हिस्से आपस में बराबर होंगे, ये मैंने आपको प्रूव किया है। ये चीज हम फील भी कर सकते थे, आपको फील भी हुई होगी, लेकिन ये प्रूव करनी भी जरूरी थी। क्लियर है? तो आगे से अगर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर फंसा हुआ मिल जाए तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जितनी भी बाहर वाले स्क्वायर की साइड हैं उनको सेम 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है, सेम रेशियो में टूटी है, उनकी सेम वैल्यूज हैं। क्लियर है मेरे भाई? और ये जो 4 ट्रायंगल्स हैं ये सारी क्या हैं? ये सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट है। अब ये रटना नहीं पड़ेगा, ये फिगर देखते ही आगे से ध्यान आ जाएगा इस फिगर के बारे में, ये चीज है। अब उस क्वेश्चन के ऊपर ये नॉलेज लगा कर देखें। देखो उसने क्या बताया। और एक और बात, यहां पर देखो, यहां पर ये वाला पोर्शन लंबा है, ये वाला पोर्शन छोटा है। इस स्क्वायर को थोड़ा सा इधर कर दूंगा, मतलब इस पॉइंट को इधर ले आऊंगा तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, दोनों को बराबर भी बना सकता हूं। वो डिपेंड करता है इस स्क्वायर को मैं कितना घुमाता हूं, ठीक है। वो क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे। देखो तो यहां पर एग्जामिनर ने क्या बताया है, इफ EFGH is also a square whose area is this and CG is longer than EB। ये मैं डायग्राम बनाने से पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप डायग्राम बनाओगे हो सकता है गलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उस फिगर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ABCD। उसने क्या बोला है, CG is longer than EB। CG जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये EB से लंबे वाला पोर्शन है, यानी कि ये छोटे वाला पोर्शन है, ये बड़े वाला है। CG ये बड़े वाला पोर्शन है, क्योंकि हर एक साइड ऐसे टूटेगी ना, छोटी साइड बड़ी साइड, छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बढ़िया लेवल का है, तो डरना नहीं है, बस इसको सीखते जाओ। जो बढ़िया लेवल का होगा उसको और बढ़िया तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। आपको ना तो आसान क्वेश्चन करके हवा में उछलना है, ना डिफिकल्ट क्वेश्चन से डरना है। मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे ही मेहनत करते रहो, चीज़ों को रिपीट करते रहो, ठीक है भाई। हाँ जी, तो वो कहना क्या चाह रहा है कि ये वाला टुकड़ा बड़ा है और ये वाला टुकड़ा छोटा है, कि CG जो है दैट इज लॉन्गर देन EB। इससे का सिर्फ ये मतलब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट को थोड़ा सा उधर लूंगा। तो आप जनरली एक बार मान लो डायग्राम बनाओ, वैसा ना बने तो दूसरी बार बना लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है जी, मैं यहां पर बना दूं फिर इसको, EFGH। CG को मैंने लंबा बना दिया है EB से। EFGH इज ऑल्सो स्क्वायर हुज एरिया इज, ये जो अंदर वाला स्क्वायर है इसका एरिया जो है 62.5% है। 62.5% का क्या मतलब होता है,
फ्रैक्शन के अंदर अगर देखें तो 5/8, 5/8 है, ठीक है। बाहर वाले का एरिया अगर 8 है तो अंदर वाले का 5 है। तो मैं क्या करूँगा, बिकॉज ये एक स्क्वायर है तो मैं 5/8 है, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर सकता हूँ सेम नंबर से। तो बाहर वाले का पूरे बड़े का एरिया मैंने 64 मान लिया, 64 यूनिट। अंदर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, 40 यूनिट, ठीक है। इसका एरिया 40 यूनिट हो गया तो 64 माइनस 40, 64 में से 40 के 24, वो 4 बराबर हिस्सों में बटेगा। मैं प्रूव कर चुका हूँ चारों कॉन्ग्रुएंट है। तो 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, अगर ये A है तो ये मान लो B है, तो फिर ये A होएगा, मतलब दो बराबर टुकड़ों में टूट रही हैं चीज़ें। छोटे वाला A है तो बड़े वाला B है, छोटे वाला A तो बड़े वाला B, छोटे वाला A तो बड़े वाला B, छोटे वाला A तो बड़े वाला B। फिगर की इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर हमें पहले होगी क्वेश्चन करने से तो देन ये आसानी से होएगा, अदरवाइज लंबा क्वेश्चन है, सीधी बात है, लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इजीली कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब उसने क्या बोला है, देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ EB टू CG। अगर वो EB की CG से मांग ले, EB की HD से मांग ले, किसी से ही मांग ले, EB की FB से मांग ले, वो बेसिकली A/B रेशियो मांग रहा है आपसे, ठीक है। और वो रेशियो ही मांग सकता है। क्यों सर रेशियो क्यों मांग सकता है, उसने कोई एक्चुअल वैल्यू बताई भी नहीं है यहाँ पर, एटलीस्ट एक एक्चुअल वैल्यू तो बताता, फिर हम कर लेते, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ का एरिया है 6 यूनिट, तो हाफ इंटू A इंटू B इज इक्वल टू 6, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 12। और हमें एक और बात पता है, बाहर वाले का एरिया मैंने 64 मानना था जानबूझ के, 8 इंटू 8, ताकि मैं इसकी साइड निकाल पाऊँ। 8 का स्क्वायर क्या है ना, ताकि साइड इसकी 8 बोल पाए। इसकी साइड है 8, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 8, पूरी साइड 8 है तो A प्लस बी इज इक्वल टू 8। ओके सर। तो दो ऐसे नंबर हैं जिनका सम 8 है, जिनका प्रोडक्ट 12 है, तो 6 दूनी 12, 6 और 2 8, इनको ऐसे तोड़ेंगे। अब वो इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है। यहाँ पर उसने खुद बताया था ये A जो है ये छोटा है, तो ये A है, ये B है। तो उसने आपसे पूछा है EB इज टू CG, EB इज टू CG, छोटा इज टू बड़ा, तो छोटा इज टू बड़ा इज 1:3, ऑप्शन डी। तो अभी आया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। बस 5 मिनट लगी, आगे से इस सिचुएशन को आप छोड़ोगे नहीं, टोटली रिलेवेंट है। नेक्स्ट भाई, मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस में आता है, ये बोल सकते हैं रिलेवेंट हाई लेवल के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट फिगर इज ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की सारी चीज़ें एक बार याद कर लो, एक बार लिख लो आगे बढ़ने से पहले। जो जो मैंने आपको बताया है, जो प्लेन ज्योमेट्री में बताया था वो भी लिख दो, और जो मेंसुरेशन 2D में बताया था वो भी लिख दो। ऐसे ही रिवीजन होता है, और फिर अगला क्वेश्चन करना। होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन आएंगे बैक टू बैक। पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क। अब अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चन आप खुद करोगे, नहीं तो एनोटेशन में देखोगे मेरा सॉल्यूशन। अब आगे मैं क्वेश्चन करवाना आपको शुरू करता हूँ। ये देखो, द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया हुआ क्वेश्चन है। एंड हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। एक ट्रेपेजियम है और आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम की एक आधी प्रॉपर्टी रिवाइज करवा दूं। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम जो है, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। आइसोस्केलस है, आइसोस्केलस ट्रायंगल की तरह है। आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके इधर और उधर सब कुछ सेम होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ 1:2 रेशियो में बांट रही है, यहाँ से एक लाइन खींचूँ 1:2 रेशियो में बांट रही है, तो क्या है, इन लाइनों की लंबाई भी सेम होती है। अगर मैं यहाँ से कुछ भी करूँ और यहाँ से कुछ भी करूँ, बिकॉज ये सिमेट्री वाली है, तो इन दोनों से अगर मैं सेम काम करूँगा तो उन चीज़ों की लंबाई बराबर होगी, ठीक है। सिमेट्री का ये मतलब, ये सेंस आपके अंदर होनी चाहिए। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा है। और हर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम एक सर्कल के अंदर आ सकता है। ये रिवीजन, अगर मैं यहाँ से डायगोनल को खींच दूँ और यहाँ से डायगोनल को खींच दूँ तो क्या है, दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर होएगी, सिमेट्रिकल है, ठीक है। और ये डायगोनल इसके साथ जो एंगल बनाएगा, ये डायगोनल इसके साथ जो एंगल बनाएगा सेम होएगा। ये डायगोनल ऊपर जो एंगल बनाएगा, ये डायगोनल ऊपर जो एंगल बनाएगा सेम होएगा। समझ में आ रही है बात। आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज देखो। एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम
तो आप अगर तैयारी कर रहे हो ना मेरे से, तो आप ऐसे तैयारी नहीं कर सकते कि किसी से भी ऐसे नहीं कर सकते कि एक चैप्टर पढ़ ले रहे हो, तो क्योंकि यार चीज़ें जब बताई जाती हैं तो वो थ्रू आउट द कोर्स चलती हैं, उन चीज़ों का रेफरेंस यूज़ होता है, वही स्टाइल यूज़ होता है। ऐसे मत करना कि मेरे से आकर एक चैप्टर आप बीच में पढ़ रहे हो, अब कॉन्फिडेंस डाउन करके ही जाओगे, अब तो क्या ही करोगे। ठीक है, फिर वो मज़ा नहीं आएगा अगर कॉन्फिडेंस अब भी हो गया, चीज़ें सीखी अच्छी लगी तो भी। तो एक पहली क्लास के फर्स्ट सेंटेंस से आपने देखना स्टार्ट करना, कुछ भी स्किप नहीं करना, स्पीड भले ही थोड़ी सी ज़्यादा करके देख लो, दिल करे। एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम इज 176, तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं। एंड द हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, पैरेलल साइड के सम का 2/11 है इसकी हाइट। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स की लंबाइयों का रेशियो है 4:7, ये 4x है तो ये 7x है, तो हाइट कितनी होगी, इन दोनों का सम कितना हो गया, 7 और 4 11x, तो 11x का 2/11 वो बोल रहा था हाइट, तो हाइट कितनी हो गई 2x, तो इसकी हाइट है मेरे भाई 2x। ठीक है, अब उसने एरिया ये बताया है, एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया के लिए हमें चाहिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 11x इंटू हाइट यानी कि 2x इज इक्वल टू 176। ठीक है, तो 11 से 2 से 2 गया, 11 कम 11, 11 छिक्के, तो देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर 16, एक्स इज इक्वल टू 4, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल गई, 16, 7 चौके 28, देन 4 दूनी 8। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो डायगोनल की लंबाई क्या होगी, तो ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों की लंबाइयाँ बराबर होंगी। ठीक है, वैसे ही बता रहा हूँ, यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा बट बराबर होंगी। तो इस डायगोनल की लंबाई मान लो वो पूछ रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डायगोनल की लंबाई के लिए ये तो मुझे मिल गया है, ये वाली और मुझे चाहिए, मुझे AE की लंबाई और चाहिए, ये वाली साइड तो मिल गई, अगर ये मुझे मिल गया तो भी मैं बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस फिगर को मैं एक बार अलग से बना रहा हूँ, देखो ऊपर है 16, नीचे है 28, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे खींच दूँ, यहाँ से ऐसे खींच दूँ, ये एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, यहाँ से ऐसे खींच दूँ, यहाँ से ऐसे खींच दूँ, तो ये वाली और ये वाली बराबर होंगी। ये एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, सिमेट्री को मेंटेन कर रहा है। यहाँ अगर मैंने हाइट खींची तो उसके राइट साइड में, और यहाँ मैंने हाइट खींची तो उसके लेफ्ट साइड में जो आएंगी वो बराबर होंगी। अगर ये आइसोस्केलस ना होता, देखो ऐसे तिरछा सा बनाता हूँ, ऐसे देखो, तो यहाँ से हाइट खींचूं और यहाँ से हाइट खींचूं तो वो देखो लंबा है ये वाला पोर्शन, तो आइसोस्केलस है, तो ये और ये बराबर होंगे। ये 16 है तो ये भी 16 होएगा, तो 28 में से, बिकॉज यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा, तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल तो ऑलरेडी थे ही, तो एक रेक्टेंगल बन गई बीच में। ये 16 है तो ये भी 16, 28 में से 16 को घटाओ, 28 माइनस 16/2, तो 12/2, तो ये 6 होएगा। 28 में से 16 घटाया, जो भी बचा वो आधा आधा बटेगा, ये 6 होएगा। ठीक है, तो ये 6 है, तो फिर ये कितना बच जाएगा, ये टोटल 28 था, 28 में से 6 गया 22, तो ये बच जाएगा 22, ये ऑलरेडी 8, तो ये हमने बताना है, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे, मैं इनको 2 से काट रहा हूँ, 2 चौके 8, 2 11, तो 2 मैंने ऑलरेडी लिख दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनल उत्तर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैं 2 के बाजू में ही लिखूंगा उत्तर को, तो उत्तर इज इक्वल टू 2। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, 11 का स्क्वायर 121, 4 का स्क्वायर 16, 137, तो √137, तो 2√137। अब 2 को अगर काटते हो तो ये नहीं है कि उसको लिखना भूल जाओ और ऑप्शन बी मार दो। ठीक है, क्लियर है, ये बताओ, ये बताओ भाई। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। हेलो, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इन रेशियो 1:3। ट्रेपेजियम है, उसकी पैरेलल साइड्स का जो रेशियो है वो 2:3 है।
ओके, ये 2 है तो ये 3 है। वाइल नॉन पैरेलल साइड्स आर इन रेशियो 2:3, जो नॉन, अच्छा ये 1:3 था। वाइल नॉन पैरेलल साइड्स आर इन रेशियो 2:3, ये इसकी लंबाई 2 है तो इसकी लंबाई 3 है। मैंने अलग अलग रंग में क्यों लिखा, क्योंकि ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, ये 1a 3a है, ये 2b 3b है, इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बताया है, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लार्जर पैरेलल साइड टू द लार्जर नॉन पैरेलल साइड 2:1, जो बड़ी वाली पैरेलल साइड है यानी कि ये, और जो बड़ी वाली नॉन पैरेलल साइड है ये, इनका रेशियो 2:1 है, यानी कि ये उसकी डबल है, तो वो अगर 3 है तो ये 6 होना चाहिए, तो इसको मैंने 6 कर दिया। तो इसको मैंने डबल किया है तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, है ना, इसको डबल कर दिया तो इसको भी, इन दोनों के रेशियो को तो मेंटेन करना पड़ेगा। अब हम दोनों रेशियोज को आपस में यूज कर सकते हैं, चारों वैल्यूज को, क्योंकि अब मैंने बैलेंस कर दिया। इसका ये एक अलग रेशियो था, ये एक अलग रेशियो था, इनके बीच में एक लिंक था, उसको मैंने सेटिस्फाई कर दिया। इसको मर्जिंग रेशियो बोलते हैं, सीखेंगे रेशियोज के अंदर। ठीक, एंड हाइट इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 मैं आपको एक बता देता हूँ, इसको 2x मानो, इसको 6x मानो, इसको 3x मानो, इसको 2x मानो। ठीक है, उसके बाद हाइट निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइट आएगी वो x के टर्म में आएगी, उसको इसके साथ इक्वेट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हाइट तो आप निकाल ही सकते हो। हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट निकालते हैं मैंने आपको बताया था, अभी वो मैं यूज़ भी करूँगा। ठीक है, ऐसे इसके पैरेलल लाइन खींच के यहाँ पर ट्रायंगल की सारी साइड्स आपको पता चल जाती हैं, उसकी हाइट, एरिया को इक्वेट करते हैं 2 तरीके से। ठीक, अभी बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा, अभी तक नहीं आया तो, अदरवाइज आना चाहिए ये चीज़ समझ में। ठीक है, तो गुणा में x करके इसको निकाल सकते हो, या फिर मैं क्या करूँगा, एक्चुअल फिगर इससे कुछ बड़ी होएगी, एक्चुअल फिगर इससे कुछ बड़ी होएगी, लेकिन मुझे यहाँ पर एक फिगर मिल गई है जिसमें सारी साइड्स के रेशियो मिल गए हैं, तो मैं इस फिगर के लिए आंसर निकाल लूँ, फिर देख लूँ एक्चुअल चीज़ें कितने गुणा हैं। ठीक है, एक्चुअल चीज़ें कितने गुणा हैं वो मैं देख लूँगा, तो मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ आंसर। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी, हाइट कैसे निकालते हैं, इसके पैरेलल, ये ऑलरेडी पैरेलल हैं, तो अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट, 6 में से 2 गया, ये 4 यूनिट, ये 2 है तो ये 2, तो अपने पास एक ट्रायंगल आ गई। इस ट्रायंगल के एरिया को 2 तरीके से इक्वेट करूँगा। अगर ये इक्विलेटरल आती तो मैं डायरेक्ट एरिया निकाल लेता, आइसोस्केलस आती तो मीडियन खींच के एरिया निकाल लेता, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल आती तो एरिया बेस इंटू हाइट करके निकाल लेता। अब ये स्केलन आई है तो एरिया को कैसे निकालूंगा, एक तो मैंने यहाँ से हाइट ड्रॉप करी है, एक तो इसका एरिया हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला से क्या होएगा, देखो 4 और 3 7 और 2 9, पेरीमीटर 9 हो गया, तो सेमी पेरीमीटर होएगा 9/2। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सारी वैल्यूज़ को डबल कर दो ताकि सेमी पेरीमीटर 9 आ जाए और आपको 9/2 से डील ना करना पड़े, या 9/2 से डील कर लो, क्या ही दिक्कत है, उससे डील करना ही बताता हूँ। देखो सबसे पहले आएगा s -3, तो इसको आप ऐसे मत सोचो 9/2 इंटू 3, आप इसको सोचो 9/2 इंटू 6/2, तो 9 में से 6 गए 3/2, 9/2 माइनस 8/2 1/2, 9/2 माइनस 4/2 5/2। ठीक, तो इसको हम सोल्व करके नीचे तो 2 बारी 2 आ जाएगा, 4 बारी 2 है, 2 बारी 2 आ गया, ऊपर ये 9 है, इसमें आ जाएगा 3, 9 की जगह 5 और 3 15, 15 अंडर रूट के अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ये 2 जो है ये उधर नीचे जाएगा, तो h = 3/8 √15। तो ये चीज़ मैंने किस चीज़ के लिए निकाली है, ये वैल्यू ये निकाली है इस फिगर के लिए। हमारी एक्चुअल फिगर इससे थोड़ी सी बड़ी है, छोटी है, जो भी है, ये मैंने इसके लिए निकाली है, और ये सिर्फ रेशियोज से आई थी ये चीज़, एक्चुअल वैल्यू अभी यूज़ नहीं की है। अब मैं देखूंगा कि एक्चुअल वैल्यू कितने गुना है, इसकी कितने गुना है। तो ये जब हम ये देखते हैं 10 कितने गुना है 5 का, तो जो देखते हैं कि ये कितने गुना है, जिसको देखना है तो उसको ऊपर रखते हैं कि 2 गुना है, तो एक्चुअल वैल्यू को मैं ऊपर लिखूंगा, तो 15 √15 बटे में 4, इसको डिवाइड करूंगा इससे, किससे, 3 √15 बटे में 8। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो 4 दूनी 8, √15 से √15 गया, 3 5 15, ये आ गया 10 गुना है एक्चुअल वैल्यू।
हमारी रेशियो वाली सिचुएशन से। और ये वन डायमेंशनल चीज़ देखी है मैंने लंबाई देखी है, इसकी हाइट इस फिगर के कंपैरिजन में एक्चुअल फिगर की जो हाइट है वो 10 गुना है। अगर हाइट 10 गुना है, वन डायमेंशनल चीज़ें सारी 10 गुना, टू डायमेंशनल चीज़ें 10 का स्क्वायर सारी 100 गुना। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, उसको 100 गुना कर दूँ तो एक्चुअल एरिया आ जाएगा। उसने एरिया ही पूछा है तो इसका एरिया निकाल लेता हूँ, निकाल दूँ, चलो जी। तो इसका एरिया होएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 6 और 2 8 इंटू हाइट। इसकी हाइट कितनी आई थी, ये 3√15/8। इसको करने के कई तरीके हैं और अब मैं 100 गुना कर दे रहा हूँ क्योंकि टू डायमेंशनल चीज़ निकालनी है, इसके कंपैरिजन में वो 100 गुना होगी। तो बस यही अपना आंसर है। 8 से 8 गया, 2 से गया मेरे भाई 50 पर, 150√15 ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ। एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल। एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, उसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। ठीक है जी। ये लो, एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। आइसोस्केलस का मतलब आपको पता ही है, इसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। वन ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द अदर। जो पैरेलल साइड है उनमें से एक दूसरे के कंपैरिजन में 3 गुना है। ये 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है। ठीक है मेरे भाई। एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। तो आपको एक चीज़ मैंने बताई थी जो टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल के लिए, स्पर्श रेखीय त्रिभुज के लिए जो ट्रू थी, क्या चीज़, कि ऑपोजिट साइड्स का जो सम है वो बराबर होता है। ऑपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो पेरीमीटर को भी आधा आधा कर लेता है, एंगल को भी आधा आधा कर लेता है। सर्कल पर एंगल, सेंटर पर एंगल बनाओगे तो, और तीसरी क्या चीज़ थी, एरिया को भी आधा आधा कर लेता है। तो ये टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है। 3 + 1 4। अगर इन दोनों का सम 4 है तो इन दोनों का सम भी 4 होगा। ठीक है। और ऊपर से एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब उसने बताया है पेरीमीटर जो है 40 है, तो पेरीमीटर यहाँ पर कितना निकल रहा है, 4 और 4 8, यहाँ पर 8 निकल रहा है, वो चीज़ 5 गुना है। तो एक्चुअल वैल्यूज आ गई, 2 का 5 गुना 10, 2 का 5 गुना 10, 3 का 5 गुना 15, 1 का 5 गुना 5। ये एक्चुअल वैल्यूज आ गई। एक्चुअल ट्रेपेजियम हमें पता लग गया। देन द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम अब आप निकाल ही सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको ट्रेपेजियम का एरिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि बेसिक क्वेश्चन नहीं करवाए ना, वो थ्योरी करवाते हुए करवाए थे, याद हो तो कितने सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब उसी तरीके से इसका वो निकाल लेंगे हम एरिया। ठीक है, तो चलिए एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर लें, हाँ कैसे भी कर लो, चलो ठीक है। तो यहाँ से मैं पैरेलल खींच दूँ लाइन, जैसे भी हम एरिया निकालते हैं। यहाँ से मैंने पैरेलल लाइन खींच दी इसके, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, 15 में से 5 गए, ये 10 हो जाएगा। तो 10 10 10 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। तो इसकी हाइट क्या होगी, जो भी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। तो अभी निकाल देते हैं एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 15 और 5 20, इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, जो कि होती है √3/2a। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 5 20, 50√3। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ABCD से ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड्स, AB छोटी है और DC बड़ी है। ठीक है भाई, ABCD, AB जो है वो 2 है, CD जो है वो 3 है। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट हैं E और F। EF के बारे में मैंने आपको क्या बता रखा है, EF अगर मिड पॉइंट्स को मिलाऊं तो EF की लंबाई होती है इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABFE टू द एरिया ऑफ EFCD इज। ठीक है, तो इसको मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ, ये एक्चुअल CDS में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो ठीक है, दोनों अंडरस्टैंडिंग में यहीं पर आपकी बना देता हूँ वो। देखो, तो सबसे पहली बात,
जो EF की लंबाई होएगी, EF की लंबाई होएगी सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5। तो सबसे बेसिक तरीका तो क्या है इन दोनों के एरिया निकालने का, ये मिड पॉइंट है ना, हाँ जी सर ये मिड पॉइंट है, तो ये इसको और इसको 1:1 रेशो में बांट रहे हैं, हाँ जी सर 1:1 रेशो में बांट रहे हैं, हाँ जी, तो इन्होंने हाइट को भी 1:1 रेशो में बांटा होगा। वो बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई थी प्लेन ज्योमेट्री में कि किसी भी लाइन को अगर यहाँ पर 1:1 रेशो में बांटा जा रहा है तो जो हाइट है वो भी 1:1 में, अब किसी भी एंगल पर लाइन मार दो उसको सेम रेशो में बांटा जाएगा। तो हाइट बिल्कुल सीधी होती है, उसको भी 1:1 रेशो में बांटेंगे। अगर मान लो ये लाइन 2:3 रेशो में बांट रही होती इस साइड को, यहाँ पे भी 2:3, तो हाइट भी ऊपर 2 यूनिट होती, नीचे वाले की 3 यूनिट होती। ठीक है, अब इनके एरिया का रेशो निकालना है, निकाल दो। ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4.5 इंटू ऊपर वाले की हाइट। ठीक है, अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी h है, दोनों की हाइट बराबर ही होएगी 1:1। ठीक है, तो नीचे वाले का एरिया क्या होगा इसका, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5.5 इंटू h, क्या हो गया 4.5 इंटू 5.5, 5 ने में 45, 5 11, 9:11। ठीक, क्लियर है मेरे भाई? ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था, ये अभी बता देता हूँ वो चीज़, फिर इसके ऊपर बेस्ट एक क्वेश्चन आएगा, देखूंगा आप उसको यूज़ कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, उस क्वेश्चन से पहले बताने के बजाय देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। अगर मैं बेस के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, और ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है इसकी साइड को मैं बोलता हूँ ये मान लो A है, और बड़ी वाली, अगर मैं बेस के पैरेलल लाइन खींच दूँ किसी भी ट्रायंगल में तो छोटे वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, आप बोलोगे सर सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड मैंने A बोल दी, यहाँ पर मान लो मैंने खींच दिया इसके पैरेलल, कहीं पर भी खींच सकते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड मैंने A बोल दी, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड मैंने B बोल दी। तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अगर A है तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या है, B। ठीक है, तो अगर छोटे वाले ट्रायंगल का की साइड और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो है A:B, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एरिया का रेशियो होगा A²:B²। सिमिलर हैं तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है उसका स्क्वायर करने पर एरिया का रेशियो आएगा। तो यहाँ का एरिया मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरी बड़ी का एरिया B² है, इस छोटी का एरिया A² है। एक्चुअल में B² है क्या पूरी बड़ी का, नहीं, सिर्फ रेशियो की बात हो रही है। तो इसका एरिया मैं लिख सकता हूँ B² - A², लेकिन इसको मैं पता है सिर्फ रेशियो के लिए यूज कर सकता हूँ। सिर्फ किसके लिए, रेशियो के, कि अगर मैं नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया, इनको हम नाम दे देते हैं ना, अगर मैं ट्रेपेजियम DEBC का एरिया पूरी ट्रायंगल ABC से निकालूं इनका रेशियो, तो मैं इनका रेशियो बोल सकता हूं कि ये होएगा इसका एरिया B - A² और पूरी ट्रायंगल का B²। इन चीज़ों को मैं रेशियो के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये एक्चुअल में यूजफुल कब होएगा, एक काम और करता हूँ अभी। अब मैंने एक और लाइन खींच दी, क्योंकि बेसिकली हमारे क्वेश्चन में क्या था, ट्रेपेजियम को 2 हिस्सों में बांट रखा है, 2 या 3 जितने भी हिस्सों में बांटेगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। एक स्टेप फर्दर बता रहा हूँ, तो जब भी ट्रेपेजियम को कुछ हिस्सों में बांटेगा एरिया का रेशियो आप तुरंत निकाल लोगे, हमेशा आपको याद रहेगा। देखो अगर मैं ये बोल दूं कि ये भी मैंने बेस के पैरेलल खींच दी, ट्रेपेजियम में पैरेलल ही होती है, और इसकी लंबाई मैंने बता दी C, तो अब इधर देखो इस वाली ट्रायंगल की साइड हो गई C, तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या हो गई A। तो छोटे वाली ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, APQ ये ADE के भी सिमिलर होएगी, ABC के भी सिमिलर होएगी, है ना। तो अब मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं APQ और ADE। तो APQ जो है वो ADE के सिमिलर होएगी, तो छोटी साइड, छोटी ट्रायंगल की साइड है C, बड़ी ट्रायंगल की साइड है A, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होएगा, छोटी ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा C², बड़ी ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा A²। इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा A² - C²। ठीक है, अब अगर मैं यही काम, अब देखना जरा ध्यान से, यही काम आपको मैं
बिना पूरी ट्रायंगल बनाए दे दूं, इसकी जो साइड है दैट इज ए, इसकी जो साइड है दैट इज बी, इसकी जो साइड है दैट इज सी, इसकी साइड की लंबाई ए, इसकी साइड की लंबाई बी, इसकी साइड की लंबाई सी। तो अगर मुझे इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है, रेशियो की बात हो रही है भैया, रेशियो की, एक्चुअल में ये वैल्यूज नहीं यूज कर सकते, रेशियो के लिए यूज कर सकते हो, कई बार रेशियो देता है, ठीक है। तो बड़ी साइड माइनस छोटी, यहां पर यही हुआ ना, बड़ी ट्रायंगल का एरिया माइनस छोटी ट्रायंगल का एरिया, उससे ट्रेपेजियम का एरिया आ जाता है। तो बड़ी माइनस छोटी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने रटा नहीं है, ये समझ में आ गई बात, डिराइव करके बताया है कैसे हो रहा है, मतलब फील कर रहे हो। तो अगर किसी भी ट्रेपेजियम को वो ऐसे बांटता है तो उनका एरिया का ये रेशियो होता है। इस क्वेश्चन पे लागू होगा कि नहीं? देखो ये साइड आपको पता लग गई 2.5 है, तो ऊपर वाले ट्रेपेजियम का एरिया आप क्या कर सकते हो, 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटे में नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया 3 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। हालांकि ऐसे निकालना इजी है, लेकिन ये भी कुछ क्वेश्चन में यूजफुल हो सकता है, ठीक है। मैं बताऊंगा जब वो डायरेक्टली इनका रेशियो देगा, नहीं तो हमें पूरी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, उससे बचा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है, इस चीज़ से यूज़ करेंगे एक बार एक क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। ए सी जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी के, ए सी इज परपेंडिकुलर, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, एक चीज़ मैंने छोड़ दी, जो बी डी है वो ए डी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू 15, ए डी जो है दैट इज 15, ओके, एंड ए बी इज इक्वल टू 25, और ए बी जो है ये 25 है, और कुछ भी बताया नहीं। देन द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इस वक्त, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, तो देखो भाई देखते हैं। अगर आपको किसी भी लाइन के ऊपर ऐसे बने हुए जो एंगल हैं वो सेम मिले, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये भी थीटा है ये भी थीटा है, तो इसका मतलब है कि ऐसे सर्कल खींच सकते हैं, क्योंकि सर्कल के अंदर एक आर्क द्वारा बनाए गए एंगल सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर्कल खींच सकते हो। और अगर ये एंगल, अगर सर्कल के अंदर बनाया गया एंगल 90 डिग्री का हो, तो इसका मतलब ये डायमीटर है, इसका मतलब ए बी डायमीटर है, क्योंकि ये एंगल ए डी बी 90 का है, ए सी बी जो है 90 का है, ठीक है। तो ये जो ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ये एक सर्कल के अंदर आ सकता है, इस सर्कल को मैं पूरा ही बना सकता हूँ, ये एक सर्कल के अंदर आ सकता है। तो सर्कल के अंदर जो भी ट्रेपेजियम आएगा वो आइसोस्केलस है, या फिर आइसोस्केलस ट्रेपेजियम सर्कल के अंदर आ सकता है, दोनों चीज़ें बताई हैं। तो इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये भी 15 है, ठीक है भाई। और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, उसने क्या पूछा है, देन द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया, इनके बीच का एंगल हमें पता है नहीं, हाइट निकालनी पड़ेगी हमें, चलो निकाल लेंगे। अगर हाइट निकालेंगे देन द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, हाइट में निकाल लूँ, ठीक है। देखो मैं क्या सोच रहा था अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो इस ट्रेपेजियम की हाइट तो मैं निकाल ही सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लो, ए डी बी को या ए बी सी को, मैंने ए बी सी को पकड़ लिया, ओके। तो 15 और 25, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 20, 15 20 25, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 4 5 का 5 गुना, ठीक है सर। अब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया कि नहीं कर दिया, ओके सर। ये हाइट है इसकी, तो 25 इंटू एच, अब मैं बताऊंगा नहीं है, आइडेंटिटी याद नहीं करवाऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। 25 इंटू एच इज इक्वल टू 20 इंटू 15, ठीक है। 25 के अंदर 2 5 होते हैं, 1 5 से 4 पर गया, 1 5 से 3 पर गया, तो एच इज इक्वल टू 12, तो एच की वैल्यू हो गई जी 12। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो मुझे हाइट तो मिल गई, एरिया के लिए मुझे और क्या चाहिए, कैसे सोचते हैं, मैं क्या सोच रहा था कि हाइट तो यार आ जाएगी, एरिया के लिए मुझे चाहिए, सबसे पहले मैं क्या सोच रहा था कि डायगोनल की लंबाई मिल जाए और उनके बीच का एंगल मिल जाए, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो हाफ इंटू d1 d2 साइन थीटा होता है, तो ये एंगल तो मुझे नहीं मिलेगा यहाँ पर, है ना, मतलब दिख नहीं रहा कैसे,
कोई भी। तो फिर मैं सोच रहा था कि ठीक है हाइट तो मिल जाएगी, बट उसके लिए फिर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, CD की लंबाई निकालनी पड़ेगी। अब आप CD की लंबाई कैसे निकाल सकते हो बताओ, सोचो। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, हिंट दे दिया मैंने। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के अंदर मैंने क्या बताया था, अगर यहां से मैंने हाइट खींची, यहां से मैंने हाइट खींची, तो ये और ये बराबर होते हैं, और ये बराबर होंगे, रेक्टेंगल बन गई है। तो यहां से मैंने हाइट खींची और यहां से मैंने हाइट खींची, ठीक है। अब यहां पर एक बार तो यहां पर देख लो BE की लंबाई क्या होगी, 9 12 15, 3 4 5 के 3 गुना, तो ये 9 है तो ये भी 9, तो 25 में से 9 और 9 18 गए 7, तो ये भी 7, ठीक है। क्लियर है। अब तो मैं निकाल ही सकता हूं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 25 और 7 32, इंटू हाइट जो कि है क्या 12, 2 6 12 192। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, दिमाग का जोर लग रहा है, दिमाग का जोर लगाने के लिए ही हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट, सिर्फ इस चीज पर फोकस मत करना कि क्वेश्चन निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकल रहा है, सॉल्यूशन क्या है, फ्लो में बहो, ठीक है। जैसे मूवी देखते हुए आप फ्री हो जाते हो ना कि जो भी होएगा होने दो, जो भी आउटकम आएगा, सस्पेंस में तो आप रहते हो, बट जस्ट बी, बस रहो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। इतने आज तो इस वीडियो में तो इतने क्वेश्चन का हो गया। मैं जनरली 90% क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लेता था, लेकिन इस वीडियो में लगभग 60% का ही निकला, उस वीडियो में इतना निकला। जस्ट सीखते रहो, टेंशन मत लो, ठीक है। बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये छोटे टाइम की नहीं है, एक वीडियो से इंप्रूवमेंट नहीं आती, पूरा बड़ा प्रोसेस है। जब हम पूरा कोर्स कर लेंगे तो एक इंप्रूवमेंट आएगी, पहले से आप काफ़ी आगे जा चुके होंगे, ठीक है। जो अब आप चीज़ें कर रहे हो, जैसे ये यही कंसेप्ट ले लो कि यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पर 90 बन रहा है, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन किया था, अब ये अलग क्वेश्चन में अलग तरीके से यूज हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये कंसेप्ट कितनी बार यूज हो चुका, बार बार हो रहा है। तो हम वो वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे जहाँ पर ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, लेकिन उसके बाद भी रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो चीज़ें ऐसे ही रिवाइज होती जाएंगी, बनती जाएंगी और अच्छी आती जाएंगी, तो टेंशन नहीं लेना। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ रहे हो, बैच में आगे बढ़ रहे हो, चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इंप्रूव होएंगी, आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको बस प्रोसेस में फॉलो करते रहो, कॉन्शियस रहो, सीखने की कोशिश करो, टेंशन मत लो। अगर काम कर रहे हो तो टेंशन मत लो, काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। हाँ, कॉन्शियस रहो कि कहीं पर कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है तो कैसे हो सकती है, मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेस में मत आओ फालतू में, बस ये बात है। इन द गिवन फिगर द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इंटरसेक्ट एट O, ट्रेपेजियम ABCD का डायगोनल O पर इंटरसेक्ट करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन, ये वाला रीजन जो है ये शेडेड है, ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो कौन सा रीजन शेडेड है, ये वाला रीजन शेडेड है ये, ठीक है मेरे भाई। तो इसका हमने एरिया निकालना है ADO का। चलो, तो यहाँ पर क्या चीज़ यूज होएगी, यहाँ पर दो चीज़ें यूज होएंगी। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ट्रेपेजियम की सारी साइड गिवन है, तो आप पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हो। आप बोलोगे जी हाँ सर निकाल सकते हो। और दूसरा ये यूज होएगा, अगर इसका एरिया A है, इसका B है, तो इसका अंडर रूट AB है, इसका अंडर रूट AB है। आपको बताया है इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट है उसका अंडर रूट, ठीक है। तीसरी चीज़ ये यूज होएगी कि ट्रेपेजियम के अंदर अगर डायगोनल खींचते हैं तो डमरू बनता है, और ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर होती हैं, और सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो भी रेशियो होता है, उनके एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर होता है। देखो तीन चीज़ें यूज हो रही हैं इसमें, 7 दूनी 14, 7 5 35। ट्रायंगल AOB और COD सिमिलर हैं, हाँ जी, तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या है, 2:5 है। तो इनके एरिया का रेशियो, ये सिर्फ रेशियो है सर, 4:25 होएगा। तो ये क्या होएगा, ये होएगा 5 दूनी 10। मैंने ऐसे 5 दूनी क्यों लिख दिया, 5 दूनी, देखो इन दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट करना था, 25 चौके 100 का अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट ऑलरेडी ऊपर पड़ा है, इसका अंडर रूट ऑलरेडी नीचे पड़ा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं चाहे तो, बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। इसका एरिया भी 10 यूनिट, इसका भी, ये सिर्फ रेशियो है, इन चारों के एरिया का रेशियो है। अब एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा, मैंने ठीक तो किया है ना, 7 दूनी 14, 7 5 35, 2 का 4, 5 का 25, ठीक है। तो एग्जामिनर ने हमसे इसका एरिया पूछा है, तो क्या मैं पूरे का एरिया निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ।
पूरे के एरिया के कंपैरिजन में इसका एरिया कितना है, पूरे का एरिया देख लेंगे, 10 और 10 20, 25 और 4 29, 29 और 20 49, 49 में से 10 यूनिट है, यानी कि 10 आउट ऑफ 49 है। तो पूरे का एरिया निकालते हैं पहले। देखो पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कितना है भाई, पूरे के एरिया का 10 आउट ऑफ 49। अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालना बताया है कि नहीं, ये 14 है, ये 35 है, ठीक है, ये 10 है, ये 17 है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हमें हाइट निकालनी है, यहाँ पर हाइट कैसे निकालेंगे, इसको इसके पैरेलल खींचेंगे, ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, 35 में से 14 गया, ये 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 2 बार, 7 5 बार, तो 7 3 बार आ जाएगा, ठीक है। ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा। अब इसकी हाइट निकालूंगा, मान लो हाइट h है, तो इस ट्रायंगल का एरिया ये जो है वो होएगा हाफ, यहीं पे लिख लेते हैं, इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, अब हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, 17 और 21 38। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या है, पेरीमीटर का हाफ करना है, तीनों के सम का हाफ करना है। 38 का हाफ 19, 10 का हाफ 5, 19 और 5 24, इनके सम का हाफ 24, 24 माइनस 10 14, 24 माइनस 21 3, 24 माइनस 17 7, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये एक 14 है, यहाँ से एक 2 इस भाई साहब को दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, एक 14 ये रहा, एक 14 ये रहा, तो एक 14 बाहर आ जाएगा, ठीक है, आ गया। यहाँ पर बच गया 12, 12 3 36, 36 की जगह 6 आ जाएगा अंडर रूट से बाहर, तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब कैंसिल आउट कर दें, तो 7 3 21, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो h इज इक्वल टू 8, हाइट जो है वो 8 है। तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 35 और 14, यहाँ पर 7 2 बार है, यहाँ पर 5 बार, तो 7 7 बार आ जाएगा, ठीक है, इंटू हाइट। ये पूरे ट्रेपेजियम का एरिया है, मुझे पूरे का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ उसका 10/49वां हिस्सा। ये क्वेश्चन अगर लेंदी है या जो भी है तो उन चीज़ों की टेंशन मत लो, अभी सिर्फ सीखने पर ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन जितना लंबा है उतने टाइम में निकलेगा, छोटा है तो कम टाइम में निकल जाएगा, लंबा है तो ज़्यादा टाइम में निकल जाएगा। वो चीज़ आपके कंट्रोल में है नहीं। जो चीज़ एक्चुअल में लंबी है उसे छोटे करने की कोशिश मत करो, एक्चुअल में छोटी है उसे बेवजह लंबी मत करो। जिस चीज़ की जो सच्चाई है वो तो सच्चाई रहेगी। अगर आप इस चीज़ की टेंशन लेने लग जाओगे कि भाई जनवरी में तो ठंड आती है, टेंशन में मरते रहो, जनवरी में अगर ठंड नहीं आती ना तो मज़ा आ जाता। और जो फैक्ट है उसे एक्सेप्ट कर लो, उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ कम टाइम लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हम हर एक क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे, उतनी प्रैक्टिस करेंगे और वो वाले कंसेप्ट सीखेंगे जो उनको जल्दी करवाने में मदद करे, जो जल्दी स्ट्राइक करने में मदद करे, ठीक है। अब देखो 49 से 49 गया, 2 से जाएगा ये 4 पर 40, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, तो हिंट दे देता हूं, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम वाला ही मामला है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन एक करनी होती है तो यही ट्रेपेजियम वाला मामला बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आज तक आए नहीं हैं बट बिल्कुल रिलेवेंट हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसके, तो एक्सपेक्टेड टाइप आप मान सकते हो। देखो अब की बार शेडेड रीजन दिख रहा है ब्लू वाला। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, और डी सी का मिड पॉइंट है ई। यानी कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, स्क्वायर की साइड 2 यूनिट होगी तो ये भी 2 यूनिट है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर मैं ई सी लेकर बी को मिला दूं ऐसे, या फिर अगर मैं ना भी मिलाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर डमरू बन रहा है, एफ में पकड़ के बजा सकते हैं डमरू को, ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं, डमरू बन रहा है, ये और ये सिमिलर हो गई, साइड का रेशियो 1:2, एरिया का रेशियो 1:4। देखो अब डमरू वाला कंसेप्ट है, बार बार रिवाइज हो रहा है ना, तो चीज़ें ऐसे रिवाइज होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस को कंस्ट्रक्ट कर दूं तो अब ध्यान से सुनो, इसका एरिया 1, इसका 4, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 4 × 1 4, तो ये होएगा √4 यानी कि 2 यूनिट, ये भी होएगा 2 यूनिट, ठीक है। अब एक और चीज़ जो हमने पहले भी यूज़ की थी, इस डायगोनल के नीचे एरिया कितना है 4 और 2 6, तो इस डायगोनल के ऊपर भी एरिया 6 होएगा, 6 यूनिट, तो ऊपर भी 6 यूनिट, 2 और 1 3 यूनिट हो चुका है, ये 3 यूनिट होएगा,
ठीक है, इस कंसेप्ट के ऊपर मेरे पास मतलब हर तरह के इक्वेशन बटे हैं, पर हम हर तरह के नहीं करेंगे, जो हमारी रेंज तक है वो करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ शेडिड एंड अनशेडिड पोर्शन। तो शेडिड पोर्शन का एरिया है 4 और अनशेडिड का एरिया है कितना है 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 1:2। ठीक है भाई, सेम काम अब की बार भी शेडेड रीजन यहां पर दिख रहा है। इन द गिवन फिगर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD शेडेड, कौन सी फ्रैक्शन शेडेड है। ठीक है, अब की बार पैरेललोग्राम दे दिया, पिछली बार स्क्वायर दे दिया था, बस ऑपोजिट साइड है पैरेलल हैं, वो स्क्वायर में भी हैं इसमें भी हैं, फर्क ही नहीं है क्वेश्चन में कुछ। ठीक है, अगर ये 5 है ये 10 है तो ऑपोजिट साइड पूरी की पूरी 15 होएगी पैरेललोग्राम की, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। रेशियो क्या है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है, 5 एकम 5 5 3 15। साइड्स का रेशियो 1:3 है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो 1:9। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये कंस्ट्रक्शन करूँगा। ओके, 9 एकम 9, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 9 होना चाहिए और दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि 3 और 3 √9 √9। ठीक है, अब इस डायगोनल के नीचे जो एरिया है उतना ही एरिया डायगोनल के ऊपर होएगा, 9 और 3 12, ऊपर भी 12 होना चाहिए, 3 और 1 4 8 होएगा, 8 और 4 12 होता है। अब उसने क्या बोला है, इन द गिवन फिगर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज शेडिड। तो शेडिड कितना है टोटल का, तो शेडिड कितना है भैया 8 और 3 11, 11 बटे में, अच्छा और भी वैल्यूज हैं, 9 और 3 12, डायगोनल के नीचे अगर 12 है तो पूरे का तो 24 ही होएगा, तो 11 बटे 24 ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट, अब लास्ट में 2 क्वेश्चन, बस इस वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन बचते हैं, ये और इससे अगला 2 बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है CDS में, द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर एट राइट एंगल। अब हाँ, CDS से मैंने कई क्वेश्चन उठाए हैं, तो अब मैं तो हर एक जगह से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ही उठाता हूँ, कुछ बेसिक क्वेश्चन उठाए हुए हैं टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, पिकअप करने के लिए, वो एक बार उठा लिए मोर देन एनफ, वो बार बार नहीं बदलते। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया है जो बेसिक को और अच्छे से बना सकता है वो भी मैं उठाता हूँ। तो अगर मैं किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन उठाऊँ तो ये नहीं है कि उसमें सारे क्वेश्चन वैसे आते हैं, नहीं, वो उठाया इसलिए गया है कि भाई कंटेंट अपग्रेड हो उसके, एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, वो किसी न किसी वे में आपकी मदद करता हो, जरूरी नहीं है डिफिकल्ट, किसी न किसी वे में वो हमारे कंटेंट को एनहांस करता हो, है आपको सीखने में मदद करता हो। ठीक, किसी भी एग्जाम के प्रति कैसे भी कोई ऐसे रवैया मत बनाओ कि ये ऐसा है ये ऐसा है। ठीक है, हालांकि भाई हाँ एग्जाम की अपनी अपनी नेचर होती है, वो तो डेफिनेटली होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम SSC टारगेटेड काम कर रहे हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर एट राइट एंगल्स, किसी ट्रेपेजियम के डायगोनल्स जो हैं वो राइट एंगल पर हैं, और ये बढ़िया क्वेश्चन है एक, अगर आप इसको लिमिटेड टाइम में कर पाओ, नहीं बोल रहा, अगर आप इसको कर भी पाते हो तो बढ़िया तैयारी चल रही है, कर भी लेते हो तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रही है, नहीं भी कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि मतलब इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि ठीक रास्ते पर मतलब जाना मतलब कि बढ़िया है, और नहीं भी कर पाते हो तो टेंशन नहीं लेनी। देखो, द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर एट राइट एंगल्स एंड द स्लांट साइड, ठीक है, मतलब है द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर एट राइट एंगल्स, ठीक है, एंड द स्लांट साइड, अच्छा, और स्लांट साइड्स इफ प्रोड्यूस्ड फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, देखो एक ट्रेपेजियम है, इसके जो डायगोनल्स हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लूँ यार, चलो बाद में बना लूँगा, एक बार ये कर लें, इसके जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल पर हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो स्लांट साइड हैं इनको अगर मैं प्रोड्यूस करूँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। कैसी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द ग्रेटर ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स। इक्विलेटरल, अगर मैं इनको ऐसे एक्सटेंड कर दूं नॉन पैरेलल साइड्स को, तो जो बड़ी वाली साइड है उसके साथ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है। ठीक, और दूसरी बात, बिकॉज ट्रेपेजियम है तो ये चीज़ इसके पैरेलल होएगी, आप बोलोगे जी हाँ सर पैरेलल तो होएगी, तो बेस के पैरेलल लाइन खींची गई है। ठीक है, तो ये छोटे वाली ट्रायंगल और पूरे बड़े वाली ट्रायंगल सिमिलर होएगी, बड़े वाली ट्रायंगल तो भैया इक्विलेटरल है तो छोटे वाली भी इक्विलेटरल ही होएगी, ये छोटी भी इक्विलेटरल है, ये बड़ी भी इक्विलेटरल है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अब मैं फिगर को थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, तो कुछ
कुछ इस तरीके का मामला है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जितनी ऊपर हम करेंगे वो राइट एंगल पर करेंगे इंटरसेक्ट। अगर आप राइट एंगल पर इंटरसेक्शन ना भी बना पाओ तो कोई दिल छोटा नहीं करना, बता रहा था ना मैं, दिल छोटा करोगे तो ऑक्सीजन कम पंप करेगा फिर। लेट दिस बी, ठीक है जी। अब करते हैं यहाँ पर, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर अगर मैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर मैंने बेस के पैरेलल एक लाइन खींच दी तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल होंगी, सॉरी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि ऊपर भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये इक्वल होंगी, ये पूरी और ये पूरी भी इक्वल होंगी। हाँ जी सर, तो ये बचे हुए टुकड़े भी इक्वल होंगे। इस पूरी में से ये घटाऊंगा, इस पूरी में से ये घटाऊंगा तो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी और ये बड़ी सेम है, ये छोटी और ये छोटी सेम है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बनेगा ऐसी सिचुएशन, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर बेस के पैरेलल लाइन खींची गई है तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे। ठीक है भाई, ओके जी। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आगे बढ़ने से पहले एक हिंट देता हूँ, पहले कोशिश कर लो कि उसने एरिया की बात करी है पूरे ट्रेपेजियम की। हम सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसने एरिया की बात करी है, और एरिया आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, हाफ d1 d2 साइन थीटा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो। डायगोनल्स के बीच का एंगल अब की बार हमें पता है साइन 90 और साइन 91 होता है, और आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है तो इसके डायगोनल्स जो हैं वो भी, उनकी लंबाई भी बराबर होती है। डायगोनल की लंबाई दोनों की बराबर है, आइसोस्केलस है, सिमेट्रिकल होता है। तो हाफ d इंटू डी, हाफ d स्क्वायर इसका एरिया होएगा, ठीक। तो डायगोनल की लंबाई अगर मैं d मान लूँ तो एरिया विल बी हाफ d इंटू डी साइन थीटा यानी कि साइन 90, हाफ d स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर ये दो उधर ऊपर जाएगा तो d विल बी 4√2, यानी कि AC 4√2 है, BD 4√2 है। ओके, देन द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, मैं ये नहीं बोल रहा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वही एक तरीका है, ठीक है। तो हमने पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि CF निकालना है हमने, ठीक है। तो AC की लंबाई हो चुकी है अपनी 4√2, अब मुझे ये निकालनी है तो मुझे AF और निकालनी पड़ेगी। AF कैसे निकालूं? एक और बात, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि अगर आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है तो ये जो डायगोनल्स हैं ये तो इक्वल होंगे ही होंगे। देखो मैं आपकी सेंस ऑफ सिमेट्री को कितना इंप्रूव कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ और ये बहुत ईजी है। अगर आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है तो उसकी ये भुजाएं तो इक्वल होंगी ही होंगी, डायगोनल्स की लंबाई तो इक्वल होगी ही होगी। तो सिमेट्री, ये जो बीच वाली लाइन है इसके उधर वाला और इसके इधर वाला सब कुछ सेम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो साइड है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइड भी सेम है, ये और ये भी सेम है, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम है, ये ऊपर वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल भी सेम है। मतलब इस लाइन के उधर और इस लाइन के इधर वाली चीज़ें बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है भाई। एक बार क्लास में हूँ, थोड़ी देर में हूँ, ठीक है। क्लियर है? तो ट्रायंगल OAB एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 90 है तो ये 45 होएगा, ये भी 45 होएगा। अब देखो ट्रायंगल AFC में अगर ये 90 है, ये 45 है तो ये भी 45 होएगा। 90 के सामने 4√2 है तो 45 के सामने 4 होएगा, उसने हाइट ही पूछी थी, ठीक है। क्लियर है? पता है मैंने CDS में आए सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, कैट में आए सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, SSC में आए सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, NCERT के सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, और एक आधे और भी सोर्स हैं, काफ़ी सोर्स हैं जो पूरे सोल्व, NCERT RD शर्मा एग्जाम्पलर, और भी सोर्स हैं। कैट की जो बुक्स होती हैं, क्वांटम कैट हो गई एंड फेस टू फेस हो गई, मतलब बहुत सारे, इतने सारे कंटेंट में से इस चीज़ में 100% कॉन्फिडेंट रहना कि जो कंटेंट आपके सामने आ रहा है वो बहुत बड़े मतलब डेटा में से आया है,
और मैं बीच में एक फिल्टर हूँ, ताकि सिर्फ रिलेवेंट और ऐसी चीज़ें पास हों जो आपके काम आ सकें। ठीक है, तो कंटेंट अपने पास हर तरह का है, मतलब भरा पड़ा है, बट आपके सामने वो लाया जा रहा है, वो लाने की कोशिश की जा रही है जो सिर्फ आपकी मदद करे। ठीक है, तो इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQFE, क्योंकि मान लो ये जो लास्ट क्वेश्चन ये CDS से उठाया था मैंने, तो ये थोड़ी है कि सिर्फ ये क्वेश्चन मेरे को क्या पता कि CDS में कैसा क्वेश्चन आया। जब तक मैं सारे सोल्व नहीं करूँगा, जब तक मुझे कैसे पता चलेगा। सारे सोल्व करने पड़ते हैं फिर बढ़िया क्वेश्चन लेने के लिए, बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए। हर साल सोल्व करने पड़ते हैं सारे, जो भी एग्जाम हो जाए। इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQFE का एरिया और EFR का जो एरिया है, इनका उसने क्या बता रखा है, रेशियो बता रखा है। PQFE का एरिया हाफ है, यानी कि इसका एरिया अगर 1 यूनिट है तो इसका एरिया 2 यूनिट है। ठीक है जी, और वो क्या पूछ रहा है, फिर वो पूछ रहा है ये 7 है, ये 10 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ EF, EF की लंबाई बताओ। EF की लंबाई मैंने मान ली x। तो मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि आप ऐसे ट्रेपेजियम को अगर डिवाइड कर दिया गया है, चाहे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया हो या 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया हो, ठीक है, तो हम इनके एरियाज के रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। इसके एरिया को क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा x² - 7, बड़ी का स्क्वायर माइनस छोटी का स्क्वायर, जो थोड़ी देर पहले करवाया था। ठीक है, और इसके एरिया को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 100 - x², और वो रेशियो है 2:1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक और मज़ेदार चीज़ आपको बताऊं, देखो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी 2 चीज़ों का रेशियो गिवन हो, बहुत कम होता है ना कि मैं आपसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करवाता हूं, तो उनका सम या डिफरेंस जनरली कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, तो चेक कर लिया करो सम या डिफरेंस क्या कांस्टेंट है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो x² से माइनस का x² कट जाएगा, 100 में से 49 गए 51, इन दोनों का सम 51 है। अच्छा, इन दोनों का सम क्या है, 3, तो 51 जो है वो 3 का कितने गुना है, 17 गुना, तो इनको 17 गुना कर दो, 2 का 17 गुना 34, 1 का 17 गुना 17। तो हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी और यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी, वो एक हिसाब से हम उनको सेम स्टेज पर ले आए, रेशियो में सेम लेवल पर ले आए। इनका सम भी 51 हो गया, इनका ही 51। अब आप डायरेक्टली इसको इससे इक्वेट कर दो या इसको इससे इक्वेट कर दो, फर्क ही नहीं है। 100 में से क्या घटा दो कि 17 आ जाए, 100 में से 83 घटा दो, x² = 83, x = √83, खत्म। ठीक, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी जो धीरे धीरे, तो इसलिए लंबा प्रोसेस है, कई सारी चीज़ें हैं, और वो टेंशन मैंने ले रखी है कि याद कैसे रहेंगी, प्रैक्टिस कैसे होगी, सब कुछ, सारी बातें मानते रहो। तो बस इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन। तो इसका जो रिव्यू है आपने टेलीग्राम ग्रुप में अपने में देना है कि आपको क्लास कैसी लगी। डेफिनेटली तो भैया ये वाली क्लास ऐसी लगी मुझे। ठीक है, जो भी आपने रिव्यू देना है क्लास बता दिया करो कि इस चैप्टर की ये वाली क्लास, ज्योमेट्री क्लास 3, मेंसुरेशन 2D क्लास 5, ऐसे करके, क्योंकि बच्चे थोड़े आगे पीछे चलते रहते हैं। सर आज क्लास देखी, मज़ा आया, मुझे क्या पता आज आपने कौन सी क्लास देखी है। ठीक है, बताया करो। ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको मिलता हूँ, बाय बाय।